नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जेके आईटी मंत्रा यूट्यूब चैनल में। भाभा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर यानी कि बार्क आप सभी ने अप्लाई कर रखा है इसमें फॉर्म। और रेगुलर क्लासेज हो रही है हर शाम 6 बजे, और 6 बजे क्लास नहीं मिलती है तो 6:30 पर, नहीं तो 7 बजे। ये हमारे 3 टाइम है और तीनों टाइम चेंज होने की वजह भी कई है। टाइम नहीं मिलता है अपलोड करने का, उसकी वजह से लेट हो जाते हैं। कभी कभी प्रॉपर थंबनेल और नहीं बना होता है तो टाइम की वजह से ही क्लास आगे पीछे होती है। लेकिन फिक्स टाइम आप नोट कर रखिए, 6 बजे आपको क्लास मिल जाती है। हर क्लास हर शाम मिलती है, वो भी आपको पता होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन जो आप ऑन कर लीजिए ताकि आपको पता चल जाएगा हर शाम 6 बजे क्लास होती है। और रेगुलर क्लास अटेंड कीजिए। और आपकी व्यूज़ को देखते हुए मुझे लगता है कि आपको बहुत कुछ नया समझ आ रहा है, आप रेगुलर पूरी क्लास अटेंड करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरुआत करते हैं। रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और एक ग्रुप में शेयर करना है, क्योंकि हमें भी आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। अभी लगातार 2 क्लासेज लगाई थी जनरल अवेयरनेस और मैथ के क्वेश्चन की, जिसमें मैथ के क्वेश्चन ज़्यादा थे तो आपका उस पर रिस्पॉन्स कम रहा है, क्योंकि आपने एंड तक क्लास नहीं देखी। इसका मतलब आपको मैथ अच्छे से आती है, मैथ के क्वेश्चन आप अच्छे से बना पाते हैं। इसलिए आज की क्लास में हम जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। रिक्वेस्ट है, आप हमारी रेगुलर क्लासेस देखने के लिए बार्क प्री एग्जाम के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, उस प्लेलिस्ट को देख लीजिए। बार्क प्री एग्जाम की प्लेलिस्ट है जिस पर आपको सारी क्लासेज हमारी मिल जाएगी। हमने पहले से क्लासेज यहाँ अपलोड कर रखी है। और आईटीआई बेस्ड नॉन टेक की क्लासेज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, जेके आईटीआई मंत्रा। चलिए शुरुआत करते हैं। बस एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाने का तरीका देख लीजिए, आपको क्लासेज पसंद आएगी और आप सब्सक्राइब करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से किस बंदरगाह को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जनरल अवेयरनेस का, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए, आंसर तो आपको डायरेक्ट दे रखा है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन का क्या मतलब, जिसका आंसर और क्वेश्चन आपके सामने हो तो फिर एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन एक्सप्लेन करने से कुछ आपके नए क्वेश्चन तैयार होते हैं, वो पढ़ने आवश्यक है। जैसे कि भारत का सबसे बड़ा पात्र बंदरगाह कौन सा है, ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आपको ध्यान रखना है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, सबसे बड़ा पात्र बंदरगाह है। क्या है? सबसे बड़ा आपकी पात्र बंदरगाह आपसे पूछे तो वो आपकी जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। अब देखिए, मैंने पात्र के बाद बंदरगाह नहीं लिखा है, तो आपको क्लासेज अटेंड करनी है, उसके बाद ही आपको समझ आएगा कि क्या लिखा है। हालांकि ये प्रिंट हुआ पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाता है क्लास के बाद, या फिर 2-4 पीडीएफ आपको एक साथ मिल जाती है, वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें पढ़ा क्या, लिखा हुआ क्या है, ये आपको हमारी क्लासेज से पता चलेगा। अब मैंने इसका लिखा है कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है भारत का सबसे बड़ा पात्र बंदरगाह है। हालांकि कोई बच्चा पढ़ लेगा भारत का सबसे बड़ा पात्र कौन सा है, तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह नहीं है। ये अर्थ का अनर्थ होने की बात है। भारत का सबसे बड़ा पात्र बंदरगाह कौन सा है, तो जवाहरलाल नेहरू। इस बंदरगाह का दूसरा नाम क्या है, जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछा है, तो इसका दूसरा नाम है आपकी नहावा सेवा। इस प्रकार से इसका दूसरा नाम है, ये भी पूछा गया है, याद कर लीजिए। अब इसे संचालित कौन करता है, तो पहले मैं आपको ध्यान लिखवा देता हूँ इसका स्वामी कौन है। तो स्वामित्व किसका है इस बंदरगाह पर, तो वो भी आप नोट कर लीजिए। इस पर स्वामित्व है आपकी केंद्र सरकार का, तो केंद्र लिख देता हूँ मैं, आपको पता चल जाएगा केंद्र सरकार का इस पर स्वामित्व है। संचालित कौन करता है, यानी कि इसे ऑपरेट कौन करता है या फिर कहाँ है, पहले तो वो लिख देता हूँ, मुंबई में है। और मुंबई बंदरगाह पर जो लोड होता है उसे कम करने के लिए, उस भार को कम करने के लिए इसे बनाया गया था। मुंबई में स्थित है। और इसके लिए संचालित कौन करता है, यानी कि ऑपरेट कौन करता है, तो लिख लीजिए ऑपरेट किसके द्वारा किया जाता है, तो ये आपके है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ट्रस्ट द्वारा। तो मैं लिख देता हूँ जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को मैं बी लिख रहा हूँ, या फिर लिखूँ क्या पूरा, तो चलिए लिख देता हूँ बंदरगाह ट्रस्ट द्वारा ये संचालित किया जाता है। ये आपको बातें ध्यान रखनी है। हालांकि पीडीएफ में बोलना और लिखना दोनों एक टाइम पर संभव नहीं है, आप भी समझ रही हैं, लेकिन जितना मैं अपनी तरफ से कर पा रहा हूँ वो मैं आपके लिए कर रहा हूँ। अब देखिए, कुछ और भी क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जा सकते हैं ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर याद कर लीजिए और आप आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से मतलब ये नहीं है कि नया क्वेश्चन, आगे बढ़ने से मतलब है कि एडिशनल पॉइंट भी आपको बताई जाए कि क्वेश्चन घुमा फिरा कर दें फिर भी आप सही कर दें। जैसे कि बंदरगाह ऑफ मुद्रा किसे कहा जाता है, तो देखिए अब आपको ऐसे क्वेश्चन भी तो पूछे जा सकते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछे गए, बंदरगाह ऑफ मुद्रा यानी कि मुद्रा का बंदरगाह, या फिर मैं आपको यहीं लिखा देता हूँ बंदरगाह
अब बोलना और लिखना बराबर तो संभव नहीं है, आप भी समझ पा रहे हैं। बंदरगाह ऑफ मुद्रा, तो ऑफ को मैंने इंग्लिश में लिखा है, आप भी समझ लीजिए ये कौन सा है, तो ये आपके हैं कच्छ का बंदरगाह है ना, वो वाला कच्छ बंदरगाह गुजरात का है, इसे बंदरगाह ऑफ मुद्रा कहा जाता है। फिर आपके पास 2-3 नए क्वेश्चन हैं, जैसे कि कोलकाता बंदरगाह, इसका दूसरा नाम क्या है, तो वो भी आप नोट कर लीजिए। कोलकाता बंदरगाह, इसका दूसरा नाम है आपकी, बंदर लिख दूं क्या या फिर बंद लिख देता हूं, आप समझ लीजिए। इसका दूसरा नाम है आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, इस प्रकार से इसका नाम है। तो ये भी आप जरूर पढ़िए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह के नाम से इसे जाना जाता है। फिर आपकी क्वेश्चन आता है, फिर कांडला गुजरात का बंदरगाह है, उसे किस नाम से जाना जाता है, तो कांडला वाले बंदरगाह को आपकी दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। दीनदयाल बंदरगाह के नाम से किसे जाना जाता है, कांडला गुजरात के बंदरगाह को। अब देखिए मैंने लिखे हैं पॉइंट, आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। हालांकि पीडीएफ में लिखा क्या है ये आपको समझ क्लास से ही आने वाला है, तो आप क्लास पहले देखिए फिर पीडीएफ पढ़िए। पीडीएफ आपके एग्जाम के टाइम जब आपकी एडमिट कार्ड आ जाएंगे उसके बाद आपकी रिवीजन के तौर पर काम आने वाली है, तो डाउनलोड करके रख सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, हमारे चैनल के नाम से ही है और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ब्रह्मपुत्र नदी निम्न में से किस राज्य से होकर बहती है, अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे जरूर पढ़िए। पहले तो उद्गम कहाँ से होता है वो नोट कर लीजिए। इसका उद्गम होता है आपके मानसरोवर से, तो मैं पूरा लिखूं क्या, उद्गम लिख देता हूं, पूरा उद्गम आपके होता है इसका मानसरोवर से, तो ये भी आप ध्यान रखें, मानसरोवर, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की किस राज्य में प्रवेश करती है या फिर भारत में प्रवेश करती है तो कौन सा शहर होता है, तो ये आपको नोट कर देता है एकदम पक्का स्टार लगाकर, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है। भारत में प्रवेश, इसके बारे में नोट करना है आपको क्या, भारत में प्रवेश होता है इसका अरुणाचल प्रदेश का एक शहर है सादिया शहर, उसमें आपकी ये प्रवेश होता है। तो सादिया अरुणाचल प्रदेश का शहर है, उसमें प्रवेश करके ये भारत में आती है। भारत के कौन कौन से राज्य में ये नदी बहती है, पहला आप नोट कर लीजिए, भारत के राज्य आंध्र प्रदेश, यानी कि अरुणाचल प्रदेश है, एपी लिखा है मैंने, आप पीडीएफ पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद है आपके मणिपुर, उसके बाद आपके हैं असम, यानी कि ऑप्शन में आपको मिल सकता है ना इनमें से किस राज्य में बहती है, असम, नागालैंड और फिर आपके हैं मिजोरम। ये 4-5 राज्य हैं जिनमें से आपके भारत के इन राज्यों में बहती हैं। तो अब आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लीजिए कि किस राज्य में बहती हैं, तो ये आपकी आंध्र प्रदेश टिक हो गया, ऑप्शन नंबर डी ये वाला इसके राइट आंसर है। इसे ज़रूर पढ़िए और इसे लाइक कर दीजिए, इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो लाइक की उम्मीद तो आपसे भी कर सकते हैं। आगे देखिए, मयूरभंज छाहू इज ए फोल्क डांस फॉर्म ऑफ द विच स्टेट, यानी कि किस राज्य का आपकी ये लोक नृत्य है, और लोक नृत्य का नाम दे रखा है आपके मयूरभंज छाहू। तो अब देखिए नाम में ही आंसर है मयूरभंज, आपके ओडिशा, आप कर देंगे टिक, आपकी कहाँ से है, ओडिशा का लोक नृत्य है। अब देखिए लोक नृत्य से और भी तो क्वेश्चन आते रहते हैं, राजस्थान का पूछे तो आप कर दीजिए घूमर, कालबेलिया, या राजस्थान के नृत्य हैं। महाराष्ट्र का आप बताइए कौन सा है, लावणी है ना, लावणी, तो महाराष्ट्र का भी लावणी नृत्य नोट कर लीजिए। कर्नाटका का आपसे कमेंट करके मैं पूछूंगा, क्योंकि मैंने बहुत बार आपको बता दिया है। अब आपकी बारी है, कमेंट करिए इस क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ जानकारी देंगे, लेकिन पहले और भी बातें पढ़ लेते हैं। जैसे कि जम्मू कश्मीर का यदि आपसे पूछे, राउफ नृत्य जम्मू कश्मीर का है, पंजाब का कौन सा है, भांगड़ा नृत्य है, गुजरात का गरबा है, रासलीला उत्तर प्रदेश का है, घूमर आपके राजस्थान का है, और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिहू ज़्यादा पूछा जाता है, असम का है, लावणी महाराष्ट्र का। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा मैं कि हमारे राजस्थान में ना लावणी का मतलब क्या होता है, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जो राजस्थान से हैं वो बताएंगे कि लावणी किसे कहते हैं, तो ये वाले आप जो मैं टिक लगा रहा हूँ ना, इन्हें ज़रूर पढ़िए। लावणी महाराष्ट्र का वैसे तो लोक नृत्य है, लेकिन राजस्थान में ना ये आपकी बताएंगी आपकी राजस्थान में क्या होती है लावणी। राउत नाच आपके छत्तीसगढ़ का है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, दोनों ही मत पढ़िए, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है तमिलनाडु का, तो आप कल्लीकट्टम याद रख लीजिए। और फिर आपकी आंध्र प्रदेश का वीर नाट्यम, और नाट्य हिमाचल प्रदेश का। ये जो मैंने टिक लगाए ना, ये वाले आप जरूर पढ़िए, लेकिन 2 टिक और रह गई, ये अब भी आप पढ़ लीजिए। इजी क्वेश्चन आते हैं, हर कोई इसे कर पाएगा, लेकिन आपको भी पढ़ने हैं।
आगे देखिए जनरल साइंस का क्वेश्चन है, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है। एसआई इकाई आपसे पूछी है रेजिस्टेंस की। हालांकि जिसने इलेक्ट्रिशियन से आईटीआई कर रखी है वो तो इजीली बता देगा, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जैसे कि फीटर, टर्नर, इनकी आपकी प्रतिरोध की इकाई नहीं पता होगी, तो इनके लिए एक थोड़ा क्वेश्चन डिफिकल्ट लेवल में चला जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि मीडियम लेवल का क्वेश्चन बनता है। और इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए एकदम ईजी लेवल का क्वेश्चन है। कूलाम आपकी किसकी होती है, तो आप कहेंगे आवेश यानी कि चार्ज की कूलाम होती है। और फिर इसे कूलाम या इसे क्यू से दर्शाते हैं। फिर आपकी न्यूटन होती है, ये किसकी होती है, आप कहेंगे बल की होती है, और न्यूटन को एस से एन से दर्शाते हैं। ओम होती है, ये आपके प्रतिरोध प्रतिबाधा सबकी होती है, और इसे इस प्रकार से दर्शाया जाता है। आगे भी और नोट कर लीजिए, जैसे कि आपसे पूछे चालकता की आपसे पूछ ले तो आप क्या करेंगे, चालकता की होती है आपके साइमन, या फिर एक और होती है उसे कहते हैं हम महो या फिर साइमन, आपको दोनों ध्यान रखनी है। 1 और 2 मैंने यहाँ स्टार लगा के बता दिया है। तो आगे बढ़ते हैं, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन आपको एक जानकारी भी देनी थी। पहली बार चैनल पर आए हैं तो बार्क प्री एग्जाम की प्लेलिस्ट जाकर देख लीजिए। नई प्लेलिस्ट है, 10-15 क्लासेज हो चुकी हैं। उन सभी क्लासेज को देखिए, बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। और रेगुलर क्लास अटेंड करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। हर शाम 6 बजे क्लास होती है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन आपके सामने नया क्वेश्चन है, और जनरल साइंस का ऐसा क्वेश्चन आता है, कहा है नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है। अब देखिए इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ, और इसका आंसर दे रखा है वेग। हालांकि मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी दूंगा, उसके बाद आंसर बताऊंगा। वेग क्या होता है, पहले तो आप वेग की डेफिनेशन नोट कीजिए। ये होता है विस्थापन में परिवर्तन की दर। वेग क्या होता है, विस्थापन में परिवर्तन की दर। मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, परिवर्तन की दर को आपके वेग कहा जाता है। उसके बाद आपके पूछी जाती है वो डेफिनेशन पूछी जाती है आपके त्वरण की। तो मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ त्वरण की, तो वो भी आप नोट कर लीजिए। त्वरण क्या होता है, तो ये होती है वेग में परिवर्तन की दर। तो ये तो आपने पढ़ा होगा ना कि त्वरण क्या होती है, तो वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर, परिवर्तन दर, या मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, हालांकि आपको समझ आ रहा होगा। तीसरा होता है आपके मंदन, और मंदन को ही आपकी क्या कहा जाता है, मंदन को ही आप कहते हैं नेगेटिव त्वरण। ऋणात्मक त्वरण किसे कहा जाता है, तो ये आपके मंदन को कहा जाता है। और ये होती है आपके त्वरण वेग के परिवर्तन की दर, या वेग के विपरीत त्वरण होता है, इसे कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, वह त्वरण जो वेग के विपरीत हो, वेग की विपरीत दिशा में हो, उसे क्या कहते हैं, ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। और आपको यही डेफिनेशन पूछी है कि ऋणात्मक त्वरण को किसके विपरीत होता है, तो ये आपके वेग की विपरीत दिशा में जो त्वरण होता है उसे आपके मंदन या फिर ऋणात्मक त्वरण कहा जाता है। हालांकि बल आपको पता है न्यूटन में होता है, और विस्थापन होता है आपकी डिस्प्लेसमेंट, इसे एस से दर्शाते हैं ना, तो ये होता है आपकी बल इंटू न्यूटन मीटर में होता है। ये भी आप जरूर पढ़िए, डिस्प्लेसमेंट न्यूटन मीटर में, और दूरी गति आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो आई होप इस क्वेश्चन से भी आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा। 3-4 डेफिनेशन है, इसे पढ़ लीजिए, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 kWh किसके बराबर होता है। तो अभी मैंने क्वेश्चन करवाया था, हालांकि दूसरे पेपर में आया है तो फिर से करवा रहा हूँ। 1 किलोवाट को आप लिख सकते हैं 1000 वाट होता है, 1000 वाट, और घंटे को घंटे में रखिए। फिर आप कह सकते हैं कि 1000 वाट को हम घंटे को सेकंड में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा आपके 3600 सेकंड, क्योंकि आप करेंगे 60 × 60, तो आप लिख सकते हैं 36 × 10 की पावर 5। 5 क्यों, क्योंकि 5 जीरो है। फिर आप लिख सकते हैं कि 36 × 10 की पावर 5 कहीं ऑप्शन में नहीं है, तो आप ये भी लिख सकते हैं 3.6 × 10 की पावर 6। तो ऐसा आपको ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक एक स्टेप चलिए, आपके आंसर आ जाएंगे। और ऐसे आपको क्वेश्चन करने होते हैं, तो आपको बस तोड़ना होता है, मैथ के रूप में फोड़ दीजिए क्वेश्चन को और आपके सामने आंसर होगा। अब देखिए इतनी गर्मी की वजह से मैं फ़ैन भी ऑन नहीं कर पा रहा हूँ, और इतने 15 मिनट से काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ, तो आप समझ रहे होंगे। तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, हमें केवल लाइक और शेयर की उम्मीद होती है आपसे, और आप हमसे कंटेंट की क्वेश्चन के लेवल की उम्मीद कीजिए। हम हर शाम आपको 6 बजे क्लास देते हैं, आपको बस एक लाइक और शेयर करना है हमारी मेहनत के लिए। देखिए क्वेश्चन क्या है आपके पूछा गया है। ये क्वेश्चन हालांकि मैंने अभी 2 महीने 3 महीने पहले करवाया था, जब NPCIL का एग्ज़ाम होना था। क्योंकि आपको पता है NPCIL के एग्ज़ाम में और बार्क के एग्ज़ाम में पूरा सिलेबस सेम है, एग्ज़ाम पैटर्न सारा सेम है,
तो आपको वही क्वेश्चन आपको भी पढ़ने चाहिए। हालांकि देखिए ये क्वेश्चन मैंने करवाया था, उस टाइम बहुत कुछ नया बताया था, अब मुझे भी उतना याद नहीं है तो मैं आपको भी कम बताऊंगा, लेकिन उतना नहीं बता पाऊंगा। बताऊंगा कुछ ना कुछ नए क्वेश्चन भी बताऊंगा, लेकिन उतना नहीं बता पाऊंगा। तो आप जाकर पढ़िए, उस क्लास को भी देखिए। NPCL के नाम से हमारी प्लेलिस्ट बनी है, उसे देख लीजिए, वहाँ से आप बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। और वैसे हमारी जनरल अवेयरनेस की, जनरल साइंस की, मैथ की अलग अलग प्लेलिस्टें हैं, आप जाकर देख सकते हैं। बहुत सारा यूट्यूब पर मैंने पिछले 6 महीने में कंटेंट करवाया है, आप जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन है आपके ओक्टेवस वर्गीकरण के न्यूलैंड लॉ में निम्न में से कौन सा अंतिम तत्व है, यानी कि लास्ट तत्व कौन सा है। न्यूलैंड का जो नियम है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे अष्टक का नियम कहते हैं। न्यूलैंड का अष्टक नियम। अष्टक नियम का मतलब क्या होता है कि पहले और 8वें जो तत्व हैं उनका ना सारा समान होंगे, सारे गुण समान होंगे। न्यूलैंड ने अपनी सारणी में सारे तत्वों को ऐसे वर्गीकृत करके रखा, ऐसे उसने व्यवस्थित किया कि पहले तत्व और 8वें तत्व के गुण एकदम समान मिल रहे थे। और इसी प्रकार से उन्होंने ध्वनि के जो 7 सुर होते हैं, सारे गामा पा धा नि सा, उसके अकॉर्डिंग अपने तत्वों को वर्गीकृत किया या व्यवस्थित किया। उसमें से अंतिम तत्व कौन सा था, तो वो आपके थोरियम था। थोरियम उसका अंतिम तत्व था। हालांकि मैंने आपको बताया ना कि पहले मैंने इस क्वेश्चन को जब करवाया था तो बहुत कुछ नया सिखाया था। लगभग 3 से 4 मिनट मैंने एक ही क्वेश्चन पर टाइम दिया था। अब मैं आपको बस 2 बातें बता रहा हूँ, यानी कि मैं भी इतने टाइम में भूल गया हूँ। आप उस क्लास को जाकर देखिए, यदि मुझे फिर से कुछ नया मिलेगा तो मैं आपको सिखा दूंगा, ये क्वेश्चन फिर से करवा दूंगा। हालांकि क्वेश्चन का आंसर आपके थोरियम है और अष्टक का नियम आपको ध्यान रखना है, न्यूलैंड का अष्टक नियम। क्वेश्चन आते हैं यहाँ से आगे। देखिए क्वेश्चन है भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। अब देखिए ये पेपर हुआ था रेलवे ALP एंड टेक्नीशियन का पेपर 2018 में, तब क्वेश्चन पूछा था। और पेपर है कि फरवरी 2018 के अकॉर्डिंग अध्यक्ष कौन है, लेकिन अभी भी अध्यक्ष वही है, आपकी नरेंद्र ध्रुव बत्रा इसकी अध्यक्ष है। अब आपसे और भी तो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आपकी कब चुने गए, यानी कि इन्हें चुना कब गया। तो इनका चुनाव हुआ था आपकी, मैं लिख देता हूँ चुनाव, क्योंकि डेट आपको याद रखनी है, दिसंबर 2017 में इसे चुना गया था, अध्यक्ष बनाए गए थे। इस भारतीय ओलंपिक संघ की, यानी कि इंडियन आपकी ओलंपिक एसोसिएशन है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना भी आप ध्यान रखिए 1927 को हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। मुख्यालय कहाँ है, तो हेडक्वार्टर आप ध्यान रखेंगे, हेडक्वार्टर आपकी दिल्ली में ही होगा। ये तो आपको भी कंफर्म है कि दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इसमें सदस्य कितने हैं, तो यदि आपसे सदस्य पूछे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 32 इसके सदस्य हैं। हालांकि मैंने PDF में लिख दिया है, समझने वाला समझ जाएगा, क्लास देखकर यदि कोई PDF डाउनलोड करेगा तो वो अच्छे से समझ पाएगा। हालांकि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, आप ज़रूर पढ़िए। अब देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, शायद क्वेश्चन कह रहा है पानी को ब्लीचिंग पाउडर को शायद विरंजक चूना कहते हैं या विरंजक कहते हैं ना, तो इसे मिलाने से कौन सी गैस निकलती है। देखिए इसको मिलाने से आपकी क्लोरीन गैस निकलती है, और क्लोरीन गैस निकलती है, ये क्लोरीन गैस किसके काम आती है, तो कीटनाशक आपकी होते हैं, कीटनाशक के कार्य में इसे कहते हैं, यानी कि कीटों को नाश करने में इसका उपयोग होता है, कीटनाशक के रूप में ये काम आती है। तो ये भी आपको ध्यान रखिए, रूप में इसका काम आता है, यानी कि क्लोरीन गैस होती है, ब्लीचिंग पाउडर और पानी के मिलने से निकलती है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन है क्या। हाँ, मैथ का एक क्वेश्चन है, और मैंने मैथ का क्वेश्चन लास्ट में रखा है, यदि किसी को मैथ का आता है तो वहाँ से स्किप कर सकता है, नहीं आगे आप सोल्व समझ लीजिए, अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। अब कह रहा है उमर और अविनाश ने क्रमशः 10,000 और 15,000 रुपये निवेश किए, यानी कि एक जगह इन्होंने इन्वेस्ट की, एक साथ किया, पार्टनरशिप के तौर पर साझेदारी शुरू की। लेकिन वित्तीय समस्या के कारण अविनाश ने 8 महीने के बाद अपना निवेश वापस ले लिया। पहले 12 मास का लाभ दोनों की किस अनुपात में होगा। अब देखिए पहले तो क्वेश्चन समझिए क्या कह रहे हैं। कह रहा है कि एक है आपकी उमर और एक है आपकी अविनाश, 2 बच्चे हैं या फिर 2 लड़के हैं, 2 ये दोस्त हैं, इन्होंने एक काम शुरू किया, चलिए भाई हम इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। अच्छा खासा पैसा था दोनों के पास, इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। उमर ने 10,000 रुपये लगाई और इसने लगाई आपकी 15,000 रुपये। ये आपकी थोड़ा अमीर था, यानी इसके पास ज़्यादा पैसा था, इसने 15,000 रुपये लगाई। अब इन्होंने क्या किया, काम तो शुरू कर दिया, लेकिन कुछ समय के बाद अविनाश ये वाला जिसके पास ज़्यादा रुपये थे, इसने क्या किया, 8 महीने के बाद इसने काम छोड़ दिया, यानी कि रुपये अपने वापस निकाल लिए, इन्वेस्ट से अब हट गया, पार्टनरशिप नहीं रहा, इसने पार्टनरशिप तोड़ दी। अब बताइए दोनों का लाभ कितना होगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, जो आपकी इन्वेस्ट होती है ना, वो होती है प्रॉफिट
प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट का फॉर्मूला याद कर लीजिए। आप इन्वेस्ट का क्या करेंगे, अभी आपको प्रॉफिट याद करना है तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है इन्वेस्ट इनटू टाइम, और इससे आप इन्वेस्ट का भी निकाल सकते हैं P/T से, और टी का भी निकाल सकते हैं। ये होता है आपके समय, प्रॉफिट बराबर इन्वेस्ट इनटू टाइम। अब आपका ये है आपका उमर, और ये है आपका अविनाश। अविनाश ने लगाई थी, इन्होंने 15,000 रुपये, और इसने लगाई थी 10,000 रुपये। इसने तो पूरे 12 महीने रखे। कितने महीने रखे, 12 महीने रखे। ये है आपका इन्वेस्ट और ये है आपका टाइम, और इसने कितने, 8 महीने तक रखे। अब आप कह सकते हैं यदि हमें करना है, क्या निकालना है आपको, आप कहेंगे हमें निकालना है इसका कि प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट का अनुपात निकालना है। प्रॉफिट का अनुपात आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, आप कहेंगे चलिए हम इसे काट देते हैं 3 0 से 3 0, फिर आप कहेंगे ये 5 से 2 बार, ये 5 से 3 बार। मैं एक बेसिक तरीका बता रहा हूँ, हर कोई इसे कर पाएगा, कमज़ोर से कमज़ोर। 6 से और 4 से, फिर इसे कर दीजिए 2 से, और फिर ये कर देंगे 3 से। अब मैं चाहता तो 4 से भी कर सकता था, लेकिन किसी बच्चे को समझ आई या फिर नहीं आई, तो उसके लिए मैंने ये शॉर्ट में किया है। अब देखिए क्या अनुपात हुआ है, वो है आपकी 2:3। फिर सेकंड वाला अनुपात क्या है, तो आप कहेंगे 3:2 वाला सेकंड है। 3 अनुपात ये है इसका इन्वेस्ट, और ये है टाइम। मैंने कहा था P/T यानी कि दोनों की गुणा कर दीजिए 6:6, और इसे जब आप सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1:1, है ना। देख लेते हैं क्या ये हमारा सही आंसर है। 1:1 का अनुपात आ रहा है, तो ये रहा आपके ऑप्शन में भी 1:1 दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। मैंने अपनी जी जान पूरी लगाकर अपने एकदम इजी कॉन्सेप्ट अप्रोच से आपको जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस और मैथ के क्वेश्चन करवाए हैं। अब आप इस क्लास को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।